नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही रहा होगा कि आज की क्लास इकोनॉमिक्स की बेसिस क्वेश्चन क्लास रहने वाली है। तो आपको जैसा कि आपको पता है कि 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, तो जिसके लिए क्वेश्चन सीरीज को लेकर हम कंसेप्ट बेसिस को किस तरह से बना के हमें उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपका एग्जाम पास में है, इसी चीज को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन सीरीज, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो स्टार्ट करते हैं, आज की पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से, यानी कि बात यहां पर कर रहा है कि केवल एक फील्ड से, कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। धन के संकेंद्रण से, धन के संकेंद्रण से मतलब है कि धन को इकट्ठा करने से, राष्ट्रीय आय की वृद्धि से, ये कह रहा है कि ओवरऑल कंट्री के पर्सपेक्टिव से, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की पर्सपेक्टिव से इंक्रीजिंग से। अगला कह रहा है अर्थव्यवस्था में कुछ समय अवधि तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। ये बात सही है और यहां ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक कैसे? कि जैसे जैसे आपका पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा कि आपकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ में उस देश का विकास होगा। तो यहां ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो आर्थिक वृद्धि से संबंधित कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का? ये चीज आप भी बताएंगे मुझे कि कौन से क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र का है? वो है आपका तृतीय क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर का। मैंने आपको बताया था कि आपका जिस तरह से कोई भी देश, विकासशील देश, अगर विकसित देश की श्रेणी में जाने के लिए उसे क्या करना होता है कि अपने प्राथमिक क्षेत्र के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को कम करके सेकेंडरी व टर्सरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होता है। तो इसी तरह से इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टर्सरी इसे बोलते हैं तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आपके टर्सरी सेक्टर का आपका हो जाएगा 60% कंट्रीब्यूशन होता है। देन इसका होता है आपका 30% कंट्रीब्यूशन। देन उसका होता है 10% कंट्रीब्यूशन। हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारा इतना परसेंट के रेशियो में। जैसे जैसे कोई भी देश विकासशील देश से विकसित की ओर बढ़ता चला जाता है, तो हमारे टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसकी राष्ट्रीय आय में बढ़ता चला जाता है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती हैं? आर्थिक समस्याएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। जनसंख्या के कारण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बेरोजगारी के कारण, ये भी बात ठीक है। संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी के कारण। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी ठीक, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के लिए अगर ज्यादा जनसंख्या होगी किसी देश के लिए, तो उनके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता, ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। जब ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, वहां पर क्या होंगे? लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, तो बेरोजगार बढ़ेंगे। बेरोजगार बढ़ने के साथ साथ में संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों की कमी होने के साथ साथ में ये समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है
मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मानव विकास सूचकांक के बारे में हम बता देते हैं। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस एक संस्था है जो क्या जारी करती है, जो करती है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग जारी करती है, जिसके इसका कंसेप्ट दिया था वो थे, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूएनडीपी का कंसेप्ट किस अर्थशास्त्री ने दिया था, वो थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। इन्होंने यूएनडीपी का कंसेप्ट यानी HDI मानव विकास सूचकांक का कंसेप्ट दिया, जिसको जारी कौन करती है? वो करती है आपकी यूएनडीपी जारी करती है। जिस तरह से अभी भारत की रैंकिंग HDI में भारत की रैंकिंग कितनी है? 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत की रैंकिंग है 129 HDI इंडेक्स रैंकिंग भारत की। क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है आपसे, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम, यहां पर बात कर रहे थे कि मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, हमारे फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ बिल्कुल आता है। नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, ये भी आता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक असमानता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बात नहीं आती है। अगला क्या आता है? प्रौढ़ शिक्षा यानी एजुकेशन। तो यहां पर 3 पॉइंट आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटल इनकम और आपका एजुकेशन, ये 3 पॉइंट आपके HDI इंडेक्स में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका C ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते हम। किसमें? HDI में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हीं को कंसेप्ट बेसिस पर, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला 5वां क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, उस चीज को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि बृहत, यानी कि इसको यहां पर बड़ा होता है, बृहत एवं कुटीर उद्योग, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का सह अस्तित्व। तो ये बात गलत है, मतलब छोटे उद्योग और बड़े उद्योगों का कोऑर्डिनेशन यानी कि सह अस्तित्व होने की वजह से मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, यानी विदेशों का सहयोग, ये एक पॉइंट ये भी होता है, लेकिन इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर क्या है? सोशल एंड कैपिटल दोनों ही क्षेत्र को लेकर चलना होता है। तो अगला पॉइंट कहता है सार्वजनिक व निजी, आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहां पर। तो ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन, दोनों के आपस के कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन करती है, कौन सी संस्था है, कौन सी करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI नहीं। योजना आयोग, ये भी नहीं करती है। राजस्व मंत्रालय, ये भी नहीं करता है। तो करता कौन है? आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे बोलते हैं हम CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये क्या करती है कि हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करती है CSO, और CSO
जिस तरह से हमारी महारत्न नवरत्न कंपनीज है, उनकी एनुअल रिकॉर्ड, इनका एनुअल यानी कि वार्षिक रिकॉर्ड रखने के कौन रखती है, वो भी रखती है सीएसओ। सीएसओ से क्वेश्चन, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सीएसओ की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना। अब क्वेश्चन यहां से एक और ये क्वेश्चन बन जाता है, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से किस तरह से बनेगा आपका? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी जिसे बोलते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इसकी स्थापना वर्ष पूछे तो आप 1951 में बता देंगे, इसका मुख्यालय पूछेगा तो आप बता देंगे आपका नई दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति नहीं है, राष्ट्रीय आय की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है उसकी मेथड नहीं है। कौन सा मेथड नहीं है? सबसे पहला है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे बोलते हैं वे मेथड, वह मेथड से द्वारा की जाती है, वह मेथड से द्वारा ये आपका मेथड होता है। उत्पादन पद्धति, ये भी आपकी उत्पादन पद्धति से द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स पद्धति, ये कोई पद्धति नहीं होती तो यहां पर, और लास्ट बचता है आपका आय पद्धति, इससे भी होती है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा इसको हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहां इसके द्वारा मैट्रिक्स पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती थी। इन तीनों मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी की जाती है? एक्सपेंडिचर मेथड, अगला है आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन मेथड से, लास्ट बचता है आपका आय इनकम मेथड से। इन तीनों ही मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, बट मैट्रिक्स मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? मूल्यह्रास, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? जब मैंने आपको ये चीज आपको डिटेल में इस चीज के बारे में बताया था कि मूल्यह्रास क्या होता है, जब जैसे टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज में कमी आ जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज में कमी आ जाती है तो वो उसका मूल्यह्रास कहता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं एग्जांपल, मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी चीज 10,000 रुपए की खरीदी। अब 10,000 की खरीदने के बाद में 2015 में खरीदी, अब 2015 में 10,000 की, अब उसका मूल्य अब बेच दी आपने कितने की? 5,000 रुपए की। तो 5,000 रुपए की जो 10,000 की चीज 5,000 में, जो 5,000 का जो लॉस हुआ तो वो आपका क्या हुआ? मूल्य ह्रास हुआ। तो यहां पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में, इसी बात को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में। तो मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है, सबसे पहले यहां दे रखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलेंगे GNP माइनस NNP। अगला कहता है आपका N शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP माइनस सकल को GNP। और अगला कहता है आपका इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस GNP, और यहां से व्यक्तिगत आय। तो यहां से एक इसका कंसेप्ट मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं क्या होता है। आपको बताया था कि हमारे नेशनल इनकम काउंट करने के 4 इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर्स होता है आपका GDP, दूसरा इंडिकेटर्स होता है आपका GNP, तीसरा इंडिकेटर्स होता है आपका NNP और GNP। यहां पर दोबारा से रफ कर देता हूं इसको। यहां क्लियर तरीके से आपको यहां दोबारा से पूरी तरह से क्लियर हम यहां पर लिखेंगे चारों इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहला इंडिकेटर्स होता है आपका GDP, GNP, NNP और
जीएनपी हो गया, एनडीपी, इनकी चार हो गई। आपको फुल फॉर्म एक बार बता देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनको ज्यादा डिटेल में आपको मैंने इनकी पूरी क्लासेस आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इनके एक एक फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको डीप में बताया। तो यहां पर हम केवल यहां पर इतना बात कर लेंगे, एनएनपी हमें निकालना होता है जिस पर नेशनल इनकम काउंट होती है, नेशनल एनएनपी निकालना होता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जिसे बोलते हैं मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। क्लियर। अब हम जब इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास आपका जो बराबर हो जाएगा, मूल्य ह्रास बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीएनपी, ये इधर जा, यहां से जब ये इधर चला जाएगा, ये आके उधर माइनस हो जाएगा, एनएनपी। क्लियर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। यहां पर सबसे पहला कह रहा है कि जीएनपी माइनस एनएनपी होता है आपका मूल्य ह्रास। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा कंसेप्ट, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इसका कंसेप्ट मैंने काफी अच्छी तरह से अपनी प्लेलिस्ट में इसके ऊपर पूरी तरह से एक वीडियो बनाई हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं वहां जाकर। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास किस आधार पर मापा जाता है, यानी डेवलपमेंट किस आधार पर मापा जाता है, हमारा विकास किस आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है आपका राष्ट्रीय आय के आधार पर, अगला ऑप्शन दे रखा है आपको प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम के आधार पर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जीवन स्तर में वृद्धि के आधार पर, अगला है आपका बेरोजगारी में कमी के आधार पर। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, यहां पर कौन सा ठीक हो जाएगा ऑप्शन, किसी भी देश के विकास होने के लिए क्या फैक्टर हो सकते, जब हमारे किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा हो जाएगी। इनकम कब ज्यादा होगी, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, मेरे पास में पैसा आ जाए और हर किसी व्यक्ति के पास में आ जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे जिस तरह से कुछ ही वर्गों के पास में उच्च पैसा आ जाता है, यानी कि पर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आधार किसे माना गया है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय को। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय को अन्य नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस फैक्टर पर की जाती है, मैंने इस चीज को भी आपको क्लियर अच्छी तरह से बता दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है आपका लागत मूल्य पर की जाती है, ना कि मार्केट प्राइस पर, यानी कि बाजार की कीमत पर। तो आपका किस पर की जाती है, मैंने ये पहला ऑप्शन कह रहा है आपका बाजार की कीमत पर, एनएनपी नहीं, गलत बात नहीं, ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की कीमत पर, प्रोडक्शन की कीमत पर जीएनपी के आधार पर, ये भी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। बाजार की कीमत पर, जीएनपी पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा आपका उत्पादन की कीमत एट, उत्पादन यानी कि लागत मूल्य पर, फैक्टर कॉस्ट पर एट एनएनपी। ये क्या होता क्या है आपका एनएनपी, जब नेशनल इनकम काउंट होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है आपका जीएनपी प्लस जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इसमें ऐड करते थे, माइनस सब्सिडीज में से लेस करने के बाद में हमारी नेशनल इनकम हमें पता लग जाती है। तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे, पढ़िएगा क्वेश्चन। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, या ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा से मैं पढ़ता हूं। किसी देश में उत्पादन और किए गए संपूर्ण
सामान और वस्तुएं, यहां पर पॉइंट आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय आय। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा ऑप्शन कहता है आपका कुल आय, चौथा कह रहा है आपका कुल राजस्व। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम जीडीपी, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की भौगोलिक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाले वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं बता ही देता हूं इसका, भारत की कुछ भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या आता है कि यहां पर आपकी कुछ समुद्री सीमा भी भारत की आती है। समुद्री सीमा कितनी आती है, 12 नॉटिकल मील्स, 12 नॉटिकल मील तक हमारे संसाधनों का यूज कर सकते हैं। तो उन संसाधनों पर किसका अधिकार रहेगा, भारत का। तो वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं हमारे भारत के अंडर में। तो इसी तरह से भारत के कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ में होंगे। अदर कंट्रीज के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के साथ में क्या होगा कि वहां से भी कुछ आय अर्जित होगी। तो जो ओवरऑल आय, अंतिम मूल्य एवं वस्तुएं एवं सेवाओं से उत्पादित अंतिम, यहां पर कह भी रहा है सेवाओं के अंतिम मूल्य क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है, किसका आधार, इसका आधार क्या है, इसका आधार है मेरे दोस्तों बी ऑप्शन ठीक रहेगा। यहां पर हो जाएगा पीसीआई, जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे बोलते हैं पीसीआई। यहां पर हो जाए, सॉरी सीपीआई, सीपीआई होगा आपका कंज्यूमर, सीपीआई जिसे बोलेंगे हम सीपीआई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर हमारे महंगाई भत्ते काउंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उसके अनुसार जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने के साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ में उसका महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए किसके बेसिस पर की जाती है, वो उसका आधार क्या है, पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन है। इसका आधार है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार हम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मापी जाती है यानी महंगाई। आपके मुद्रास्फीति को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मापने का स्टैंडर्ड, इन्फ्लेशन मापी जाती है किसके आधार पर मापी जाती है, मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा जब आपके पास में पैसा कम हो जाएगा उसके आधार पर, नहीं वो तो मंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मुद्रा आपूर्ति की अधिकता, हाँ ऑप्शन बी ठीक रहेगा यहां पर, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। जब आपका मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा होने का तात्पर्य क्या है, कैसे होगा कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसके प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। जब प्राइस में वृद्धि हो जाएगी तो उसी को क्या कहते हैं, हम महंगाई कहते हैं। अब महंगाई से तात्पर्य यहां पर क्या है, मुद्रास्फीति मापी जाती है जब प्राइस में वृद्धि यानी कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने को ही हम क्या कहते हैं, हम मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा लिए जाने क्या कदम लिया जाता है। यहां पर क्वेश्चन दोबारा से हम पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आधार क्या है, किसके अनुसार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है, किन किन पॉइंटों पर सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो क्या पॉइंट होंगे, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है उपभोग में बढ़ोतरी,
सही बात है। उपभोग में जब तक कंजम्पशन में वृद्धि कर देगी, कंजम्पशन में जब वृद्धि होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, उसकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा बात कर रहा है उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में कैसे वृद्धि हो जाएगी? जो ऑलरेडी मार्केट में किसी एक वस्तु की डिमांड ज्यादा है, ऑलरेडी उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रखा है वस्तु का, तो वहां पर और प्रोडक्शन करने की कोशिश नहीं करेगी। घाटे वित्तीयन में कमी करेगी, घाटे की वित्तीयन में कमी ये भी बात नहीं करेगी। कराधान में वृद्धि यानी टैक्सेशन में वृद्धि ये भी बात नहीं करेगी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? उपभोग में वृद्धि। मींस दैट एग्जांपल इसका मैं बता देता हूं। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए महंगाई हो रखी है। महंगाई कब होगी? महंगाई होगी आपकी, महंगाई कब होगी? महंगाई जब किसी वस्तु की डिमांड, सप्लाई कम हो जाएगी, ये महंगाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपकी 10 रुपए की मिल रही है और 10 रुपए की मिलने के साथ साथ में उसकी डिमांड बढ़ जाए, मार्केट में डिमांड बढ़ने के साथ में उसके मूल्य भी बढ़ जाएंगे। जब उस वस्तु के मूल्य बढ़ जाएंगे तो सरकार क्या कोशिश करेगी? सरकार कोशिश करेगी कि एक तो कोशिश करेगी उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, वस्तु की सप्लाई बढ़ा देगी तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो यहां ऑप्शन ए है कि जैसे ही आपकी सप्लाई के साथ में यहां पर क्या होगा? उपभोग बढ़ा देगी, उपभोग बढ़ाने के साथ में सप्लाई जब बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने के साथ में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने के साथ में महंगाई कम हो जाएगी। तो यहां ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला 15 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है आपका? मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, ये मैंने आपको काफी डिटेल से इस चीज को समझाया है। डिमांड पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या कहता है? डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहता है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं, वस्तु के प्राइस बढ़ जाएंगे जब, तो क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है यहां पर, पहला ऑप्शन कह रहा है अधिक पूर्ति की आवश्यकता होगी। बिल्कुल नहीं, पूर्ति अब ऑलरेडी उसमें मांग डिमांड ज्यादा है तो अधिक पूर्ति की आवश्यकता। दूसरा कह रहा है कि अधिक मांग की, हाँ बिल्कुल सही बात है। मांग जनित मुद्रास्फीति कब होती है? जब मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट में जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहते हैं हम? अधिक मांग की। यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे इसी क्रम में आगे पढ़ लेते हैं। मांग और पूर्ति के बीच की समानता नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यहां पर ऑप्शन बी ही ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन काफी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। मंदी क्या है? जिसे बोलते हैं मंदी, अपस्फीति जिसे बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है? क्या है डिफ्लेशन? पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे उत्पादन, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं हम यहां पर, उत्पादन लागत विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण। कोई बात इसमें सेंसिबल बात नहीं है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की लागत विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण, किसी भी प्रोडक्ट की लागत मूल्य बढ़ने से उसकी मजदूरी बढ़ जाती है, इससे मंदी को कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट आपका धन की आपूर्ति में अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि, यानी कि आपका कह रहा है मंदी क्या है कि धन की आपूर्ति बढ़ा बिना उत्पादन की प्रोडक्शन बिना बढ़ाए धन की आपूर्ति बढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं है, ये भी मंदी नहीं होगी। अगला कह रहा है नेक्स्ट सी ऑप्शन कहता है आपसे वस्तुओं की पर्याप्त मांग ना होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती। ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसकी बात कहने का तात्पर्य इसका यह है कि वस्तु की पर्याप्त मांग ना होने के कारण, वस्तु की डिमांड ना होने के कारण उसके उत्पादन और रोजगार में कटौती हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई भी चीज आपकी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज आपकी इंडस्ट्री में बन के आ रही है, अब वो चीज ना बने इंडस्ट्री में, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड जब कम हो जाएगी, तो जब इंडस्ट्री में डिमांड कम हो जाएगी तो वहां से क्या होगा, रोजगार, वहां से इंडस्ट्री के वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा फैक्ट्री से। जब रोजगार उनको नहीं मिलेगा तो उनको क्या होगा, फिर से उसकी मंदी आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे वस्तुओं की पर्याप्त मांग ना होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती हो जाना को कहते हैं हम मंदी कहते हैं।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कहता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन को पढ़िएगा, ऑप्शन एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा। अपस्फीति और बेरोजगारी का बढ़ना, इसे बोलते हैं, अपस्फीति को बोलते हैं डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का बढ़ना, इसकी वजह से नहीं। अगला होता है मुद्रास्फीति और रोजगार को बढ़ना, मुद्रास्फीति और रोजगार का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना। अगला ऑप्शन कहता है बेरोजगारी और अपस्फीति का कम होना, इसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन यहां से पढ़िएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी ठीक होगा। क्या होगा? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ में बेरोजगारी दर बढ़े तो क्या होगा? आपका स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको इस कंसेप्ट को डीप में बता ही देता हूं। यहां पर क्या होता है, आपकी महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन जो होती है, वो बेरोजगारी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेरोजगारी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा ये कंसेप्ट। जैसे जैसे आपकी इसको सिद्ध करके बताया था, इसको एक हमारे वैज्ञानिक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इस चीज को सिद्ध करके भी बताया कि जैसे जैसे आपकी मान लीजिए यहां पर ये महंगाई और यहां पर आपका ये आपका महंगाई दर है, ये बेरोजगारी दर है और ये आपकी महंगाई दर है। जैसे जैसे मान लीजिए आपका महंगाई बढ़ेगी, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब आप ये कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका महंगाई कम होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी? बिल्कुल ऐसा मैं आपको बता देता हूं। देखो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए किसी चीज में प्रोडक्शन यानी कि किसी चीज का वस्तु का उत्पादन हो रहा है। अब वस्तु का उत्पादन दर जैसे मान लीजिए बढ़ गया, उत्पादन दर बढ़ गया, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसके उत्पादन दर बढ़ेगी। वस्तु की उत्पादन दर बढ़ेगी तो उसके लिए और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो वहां से उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उसको क्या होगा? डिमांड, मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड जब ज्यादा होगी तो क्या होगा? रोजगार मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे तो उनको पैसा आएगा, पैसा आके वो फिर से मार्केट में डिमांड क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से महंगाई जो होती है आपकी बेरोजगारी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसे बोलते हैं हम। ये बात सिद्ध करके किसने बताई थी? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपकी बेरोजगारी की दर कम होती है, महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी दर बढ़ती है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जब आपकी महंगाई के साथ साथ में बेरोजगारी भी बढ़े, उस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी के साथ साथ में आपकी महंगाई भी का बढ़ना कहलाता है आपका स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदू वृद्धि दर। क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से, मंदी से, डिफ्लेशन से, राष्ट्रीय आय से या जीवन स्तर से संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन सी ठीक रहेगा। यह संबंधित है आपका राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे गांधीवादी अर्थव्यवस्था बल देती है, किस पर बल देती है? हमारे अर्थव्यवस्था में दो पिलर होते हैं आपके, सोशल अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना और पूंजीवादी अवसंरचना। सरकार को इन दोनों ही अवसंरचनाओं को मेंटेन करके चलना होता है। तो यहाँ पर एक मत हमारे गांधीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ मत हैं। तो उन्होंने कौन से मत दिए? सबसे पहला पॉइंट आपका राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया? नहीं। समाजवादी एवं आर्थिक मूल्यों पर बल दिया। किसने? गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो कही जाती है वो किसके बेसिस पर आपकी कही जाती है? वो कही जाती है आपकी
समाजवादी व आर्थिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका योजना आयोग, ये पूछा गया, ये भी क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी योजना आयोग। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग क्या करती है कि हमारी पंचवर्षीय योजना, अब जिस तरह से 2015 में आपका योजना आयोग को हटा दिया गया था, योजना आयोग की इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको लागू कब किया था? इसको किया गया था आपका 1950 में इसको लाया गया था, इसका गठन हुआ था 1950 में, योजना आयोग का गठन 1950 में। जो इसका काम योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं, योजना आयोग से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस चीज से पूछा भी गया क्वेश्चन है, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। अब अगस्त, इसको क्या हुआ, अगस्त 2014 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और फिर से इसका नया नाम कर दिया गया, योजना आयोग का नया नाम कर दिया, जिसे बोलते हैं हम नीति आयोग। नीति आयोग जिसको जो लागू किया गया, इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 से, जिसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आयोग। ठीक है, इसका गठन कब गया था? इसका गठन बोल गया था, आपका लागू हुआ था, ये आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा यहाँ पर। तो इस योजना आयोग को कब लागू किया गया था? योजना आयोग को लागू किया 1950 में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आज अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं होते, तो किसके होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव, सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी के। यहां पर याद रखिएगा, बाकी 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सिक्कों पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, बट केवल 1 रुपए के सिक्के पर साइन होते हैं आपके केंद्रीय वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो आई होप ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी क्रम में हम लोग सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आता रहेगा, तो उसी के बेसिस पर एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।